बच्चों आज हम कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 11 विपणन के अंतर्गत मूल्य निर्धारण एवं भौतिक वितरण पर चर्चा करेंगे। देखिए ये विपणन मिश्र के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। आइए इन्हें देखते हैं। मूल्य निर्धारण। देखिए एक उत्पादक के लिए अपने उत्पादों और अपनी सेवाओं के लिए ऐसा मूल्य निर्धारित करना आवश्यक होता है जिसे कि ग्राहक आसानी से क्रय कर सकें। ग्राहक की सामर्थ्य क्षमता के अनुसार वह अपना मूल्य निर्धारित करेगा तो उसके उत्पाद बहुत अधिक संख्या में ग्राहकों द्वारा खरीदे जाएंगे। यदि मूल्य बहुत अधिक ऊंचा निर्धारित कर दिया जाता है तो ग्राहकों द्वारा उस वस्तु को क्रय न करके दूसरी वस्तुओं की ओर जाया जाता है। वे दूसरी वस्तुओं को क्रय करना अधिक पसंद करते हैं। बाजार में आपने देखा होगा कि कई सारे उत्पाद उपलब्ध होते हैं, एक ही जैसे कई सारे उत्पाद उपलब्ध होते हैं और लगभग सभी की जो कीमत होती है वह बराबर ही होती है। आप बाजार जाएंगे तो वहां पर आपको कई कंपनियों के पेन उपलब्ध होंगे, विभिन्न कंपनियों के जो पेन हैं वे आपको उपलब्ध होंगे और उनके मूल्य भी समान ही होते हैं ताकि उनकी बिक्री बनी रह सके। वह प्रतियोगी फर्मों के मूल्यों को देखकर अपनी वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण करते हैं। साथ ही साथ जब भी उत्पादक अपनी वस्तु का मूल्य निर्धारित करता है तब वह यह देखता है कि उसकी जो लागत है वह वसूल हो रही है या नहीं। देखिए उत्पादक को अपने उत्पाद को तैयार करने में काफी लागत लगानी पड़ती है। यदि वह उस लागत से कम मूल्य पर वस्तु को बेचेगा, लागत से कम मूल्य पर वस्तु को बेचेगा, मान लीजिए लागत 10 रुपए आ रही है और वह मूल्य निर्धारित करता है 9 रुपए, तो उसे प्रारंभ से ही हानि उठानी पड़ती है और जो व्यवसाय पहले से ही हानि उठाता है वह दीर्घ काल तक नहीं चल पाता। तो उसे ऐसा मूल्य निर्धारित करना होगा जिससे उसकी ये जो लागत है यह भी वसूल हो जाए और उसे लाभ भी प्राप्त हो। तो इसके लिए मूल्य निर्धारण पर ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए आज इसे ही देख लेते हैं। मूल्य निर्धारण। उपभोक्ता उत्पाद व सेवाओं को प्राप्त करने अथवा उसका उपभोग करने के बदले में मूल्य चुकाता है। एक उपभोक्ता उत्पाद और सेवाओं को काम में लेने के बदले में एक मूल्य चुकाता है। इसे उत्पाद या सेवाओं का मूल्य कहते हैं और इसे ही उत्पाद या सेवा का मूल्य कहा जाता है। मूल्य की परिभाषा। यह क्रेता द्वारा भुगतान की गई अथवा विक्रेता द्वारा प्राप्त की गई वह राशि है जो वह उत्पाद अथवा सेवा के क्रय के बदले में देता है। देखिए एक क्रेता भुगतान करता है और विक्रेता उसे प्राप्त करता है। क्रेता मूल्य चुकाता है तो वह वस्तु और सेवाओं का उपभोग, विक्रेता वस्तु और सेवा बेचकर वस्तु और सेवा ग्राहकों को देकर वह उसके बदले में मूल्य को प्राप्त करने का कार्य करता है। उत्पाद की कीमत में वृद्धि से उसकी मांग घट जाती है और कीमत के घटने से मांग में वृद्धि हो जाती है। देखिए जो ये वस्तु की मांग है यह उसके मूल्य पर निर्भर करती है। यदि मूल्य किसी वस्तु का बहुत ज्यादा निर्धारित कर दिया जाएगा तो उस वस्तु की मांग जो है वह बहुत कम हो जाएगी और यदि उस वस्तु का मूल्य कम है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। इस प्रकार इन दोनों में संबंध पाया जाता है और इसी को ध्यान में रखते हुए एक उत्पादक को अपनी उत्पादों की मूल्य का निर्धारण करना होता है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में अधिकांश फर्म इसी तत्व के आधार पर एक दूसरे से प्रतियोगिता कर लेती हैं। फर्म की आयगत प्राप्ति एवं लाभ को प्रभावित करने वाला यह एकमात्र महत्वपूर्ण तत्व होता है। देखिए किसी भी फर्म के प्रतियोगी फर्मों से विजयी होने के लिए मूल्य का सही प्रकार से निर्धारण करना आवश्यक होता है। यदि एक फर्म अपने उत्पाद के मूल्य को सही तरीके से निर्धारित कर लेती है तो वह प्रतियोगी फर्मों से आसानी से विजय प्राप्त कर सकती है, प्रतियोगिता में विजयी हो सकती है। साथ ही साथ जो फर्म की आयगत प्राप्ति है और जो लाभ है इसे भी मूल्य प्रभावित करता है। यदि वस्तु का मूल्य बहुत कम निर्धारित किया गया है तो लाभ की मात्रा कम हो जाती है, हानि भी उठानी
पड़ सकती है। साथ ही आयगत प्राप्तियां भी कम हो जाएंगी। तो आयगत प्राप्ति और लाभ को मूल्य निर्धारित करता है। अधिकांश विपणनकर्ता अपनी वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य निश्चित करने को बहुत अधिक महत्व देते हैं। जो विपणनकर्ता होते हैं वे अपनी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य निर्धारण को बहुत महत्व प्रदान करते हैं, क्योंकि इससे फर्म के लाभ प्रभावित होते हैं, उनकी आयगत प्राप्तियां प्रभावित होती हैं। मूल्य कीमत निर्धारण के निर्धारक तत्व। देखिए, मूल्य निर्धारण करने के लिए कुछ तत्व निर्धारित हैं जिनको जानना बहुत आवश्यक होता है। पहला होता है वस्तु की लागत। वस्तु की क्या लागत आ रही है। किसी वस्तु अथवा सेवा के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व इसकी लागत है। इस लागत में वस्तु के उत्पादन, वितरण एवं विक्रय की लागत सम्मिलित होती है। देखिए, किसी भी वस्तु की लागत के अंदर उसके उत्पादन करने की लागत होती है, उसके वितरण करने की लागत सम्मिलित होती है, साथ ही साथ विक्रय की लागत भी सम्मिलित होती है। लागत वह न्यूनतम अथवा आधार मूल्य है जिस पर वस्तु को बेचा जा सकता है। देखिए, यह वह न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर वस्तु को बेचा जा सकता है। देखिए, किसी वस्तु के उत्पादन पर लागत आई 10 रुपए और ये तो आ रही है उसकी लागत, और हमने उसका जो मूल्य निर्धारित किया है, यदि 9 रुपए निर्धारित किया है तो यहां पर हमें हानि उठानी पड़ेगी। और यदि हमने 10 रुपए निर्धारित कर दिया है तो देखिए यहां पर न तो लाभ होगा और न ही क्या होगी, हानि होगी। यहां पर न तो लाभ होगा न ही हानि होगी। हमारी जो लागत है वह हमें वापस प्राप्त हो रही है। तो यह वह न्यूनतम बिंदु होता है, न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर किसी वस्तु को बेचा जा सकता है, क्योंकि इससे कम बेचने पर एक फर्म हानि उठाती है। दीर्घ अवधि में कोई भी फर्म अस्तित्व में नहीं रह सकती जब तक कि वह अपनी पूरी लागत को न वसूले। देखिए, यदि किसी फर्म को दीर्घ काल तक बाजार में टिके रहना है तो उसे अपने उत्पाद की लागत को तो अवश्य वसूलना चाहिए, तभी वह बाजार में टिक सकती है। यदि वह 10 रुपए की वस्तु को प्रारंभ से ही प्रतियोगी फर्मों को देखकर 9 रुपए में बेचना प्रारंभ कर देगी, जिसकी लागत 10 रुपए है, और उसको 9 रुपए में ही बेचा जाएगा, तो उसे 1 रुपए की हानि शुरू से ही होगी, और यह हानि वह दीर्घ काल तक नहीं उठा सकती, क्योंकि एक उत्पाद पर 1 रुपए की हानि है तो यह हानि धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और यह हानि वह नहीं उठा पाएगी और दीर्घ काल तक उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वह दीर्घ काल तक यदि टिकना चाहती है तो उसे अपनी जो लागत है वह वसूलनी होगी, तभी वह बाजार में टिक सकती है। लागत 3 प्रकार की होती है: स्थायी लागत, परिवर्तनशील लागत, अर्ध परिवर्तनीय लागत। देखिए, स्थायी लागत होती है, एक परिवर्तनशील होती है और एक अर्ध परिवर्तनीय लागत होती है। स्थायी स्थिर लागत वह लागत है जो फर्म की क्रियाओं के स्तर जैसे उत्पादन, विक्रय की मात्रा के परिवर्तन के साथ नहीं बदलती। देखिए, किसी भी वस्तु को उत्पादित करने के लिए उत्पादक को कुछ स्थिर स्थायी संपत्तियां क्रय करनी होती है, तो जो उसकी लागत है वह सभी उत्पादों में बढ़ती चली जाती है। यह स्थिर लागत मशीन पर भी उसे खर्च करनी होती है, मशीन खरीदने पर भी देखिए लागत लगी है तो वह कहीं से तो वसूल करेगा, तो ये स्थायी लागतों में आती है। जो लागत व्यवसाय की मात्रा के अनुपात में बढ़ती घटती है उसे परिवर्तनशील लागत कहते हैं। देखिए, परिवर्तनशील लागत जो होती है वह व्यवसाय के आकार के अनुसार बढ़ती घटती रहती है। जो व्यवसाय में उत्पादों की मात्रा है उनके कम होने पर परिवर्तनशील लागत कम हो जाती है, और यदि अधिक मात्रा में हम उत्पादन कर रहे हैं तो यह परिवर्तनशील लागत बढ़ जाती है, जबकि स्थायी लागत स्थिर रहती है। अर्ध परिवर्तनीय लागत वे लागत है जो उत्पादन की मात्रा के साथ बढ़ती घटती तो है लेकिन समान अनुपात में नहीं। यह समान अनुपात में नहीं घटती बढ़ती, उत्पादन की मात्रा के अनुसार ये घटती बढ़ती तो है लेकिन समान मात्रा में ये नहीं होती है। एक निर्धारित व्यवसाय स्तर जैसे बिक्री की मात्रा अथवा उत्पादन की मात्रा पर स्थायी, अर्ध परिवर्तनीय एवं परिवर्तनशील लागतों को मिलाकर कुल लागत बनती है, और जो कुल लागत होती है उसके अंदर स्थायी लागत, परिवर्तनीय लागत
और अर्ध परिवर्तनीय लागत तीनों सम्मिलित होती है। ये तीनों ही सम्मिलित होती है तब जाकर कुल लागत बनती है। और एक व्यवसायी इस कुल लागत से अधिक आय प्राप्त करना चाहता है, उसी के अनुसार वह मूल्य निर्धारित करता है अपने उत्पाद का। उपयोगिता एवं मांग, क्रेता जो मूल्य देना चाहता है, उत्पाद की उपयोगिता एवं मांग की तीव्रता उसके ऊपर के स्तर का निर्धारण करेगी। वास्तव में मूल्य में लेन देन के दोनों पक्ष क्रेता एवं विक्रेता के हित परिलक्षित होने चाहिए। देखिए, जो मूल्य वसूला जाता है उसमें क्रेता का हित भी होता है और विक्रेता का हित भी होता है। जो क्रेता होता है वह वस्तु की उपयोगिता को देखकर वस्तु को क्रय करने का मन बना लेता है और इसके लिए वह कोई भी मूल्य देने को तैयार हो जाता है। लेकिन मूल्य अगर बहुत अधिक है तो उसकी मांग प्रभावित होती है। कम से कम मूल्य के बदले में प्राप्त उत्पाद की क्रेता के लिए उपयोगिता है। यदि कोई वस्तु, देखिए एक कंपनी की वस्तु है वह 100 रुपए में मिल रही है, दूसरी कंपनी की उसी प्रकार का उत्पाद, उसी प्रकार की वस्तु 80 रुपए में मिल रही है, तो जो उपभोक्ता है वह कम मूल्य वाली वस्तु क्रय करने की कोशिश करेगा और इसे क्रय करेगा। क्यों? क्योंकि कम से कम मूल्य में उसे उसी गुणवत्ता की वस्तु अन्य जगह से प्राप्त हो रही है। तो यह क्रेता की उपयोगिता को भी प्रभावित करता है। मांग के नियम के अनुसार उपभोक्ता ऊंची कीमत की तुलना में कम मूल्य पर अधिक मात्रा में क्रय करते हैं। यदि कम मूल्य है तो वह अधिक मात्रा में वस्तु को क्रय करने का कार्य करता है। किसी वस्तु का मूल्य उसकी मांग की लोच पर निर्भर करता है। मांग लोचपूर्ण मानी जाएगी यदि मूल्य में थोड़ा परिवर्तन होने पर भी मांग में भारी परिवर्तन आता है। देखिए, मांग लोचपूर्ण तब मानी जाएगी जब मूल्य में थोड़ा सा परिवर्तन आते ही वस्तु की मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाता है, तो यह मांग लोचपूर्ण होती है और इससे वस्तु की मूल्य में परिवर्तन होते ही वस्तु की मांग भी प्रभावित हो जाती है। बाजार में प्रतियोगिता की सीमा, देखिए किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण करने में उस वस्तु की बाजार में कितनी प्रतियोगिता है यह भी निर्भर करती है, यह भी महत्वपूर्ण तत्व होता है। मूल्य कहाँ निश्चित किया जाएगा यह प्रतियोगिता की प्रकृति एवं उसकी तीव्रता पर निर्भर करेगा। बाजार में कितनी प्रतियोगिता है, यदि बिल्कुल भी प्रतियोगिता नहीं है तो उत्पादक अपने उत्पाद का कुछ भी मूल्य निर्धारित कर सकता है। लेकिन कड़ी प्रतिस्पर्धा बाजार में है, एक ही प्रकार के कई सारे अलग अलग विभिन्न ब्रांड के उत्पाद बाजार में हैं, कई कंपनियों के उत्पाद बाजार में हैं, तो उसे बाजार में प्रतियोगिता के स्तर को देखते हुए अपने उत्पाद का उचित मूल्य निर्धारण करना होगा। यदि प्रतियोगिता कम है तो मूल्य ऊंचा होगा और यदि स्वतंत्र प्रतियोगिता है तो मूल्य कम होगा। देखिए, प्रतियोगिता कम है तो मूल्य ऊंचा होगा, बहुत कम प्रतियोगिता है तो मूल्य ऊंचा रखा जा सकता है। यदि अधिक प्रतियोगिता है, स्वतंत्र प्रतियोगिता है, तो वहां पर मूल्य कम निर्धारित करना होता है। मूल्य निर्धारण से पहले प्रतियोगी उत्पादों का मूल्य ही नहीं बल्कि उनकी गुणवत्ता एवं अन्य लक्षणों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, प्रतियोगिता का ही ध्यान नहीं रखना चाहिए बल्कि उनके उत्पादों की गुणवत्ता का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि आपका उत्पाद अच्छी गुणवत्ता का है, दूसरी फर्म के जो उत्पाद हैं उनसे अधिक श्रेष्ठ है, तो आप अपने उत्पाद का मूल्य अधिक भी रख सकते हैं। आपको गुणवत्ता का ध्यान भी रखना होगा। सरकार एवं कानूनी नियम, मूल्य निर्धारण में अनुचित व्यवहार के विरुद्ध जनसाधारण के हितों की रक्षा के लिए सरकार हस्तक्षेप कर वस्तुओं के मूल्यों का नियमन कर सकती है। देखिए, सरकार और कानून के द्वारा भी कई बार वस्तुओं का जो मूल्य होता है वह निर्धारित किया जाता है। जैसे कोई दवाई निर्माता कंपनी है, वह दवाई का निर्माण कर रही है और वह बहुत अधिक मूल्य वसूल कर रही है, तो ऐसे में सरकार द्वारा उसको कम मूल्य लेने के लिए पाबंद किया जा सकता है। उस वस्तु का, उस दवाई का मूल्य निर्धारित किया जा सकता है सरकार के द्वारा। जैसे अभी कोरोना के समय में जो वैक्सीन थी उसका मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित कर दिया गया। अब जो उत्पादक फर्म है वह उससे अधिक मूल्य वसूल नहीं कर सकती। किसी भी उत्पाद को सरकार आवश्यक वस्तु घोषित कर उसका नियमन कर सकती है। उदाहरण, किसी कंपनी द्वारा निर्मित
दवा, इसको सरकार इसका नियमन करके इसे आवश्यक वस्तु घोषित कर सकती है और इसका मूल्य निर्धारित कर सकती है। सरकार इसके लिए दवा को अनिवार्य वस्तु घोषित कर मूल्य का नियमन करेगी। मूल्य निर्धारण का उद्देश्य, किसी भी वस्तु अथवा सेवा का मूल्य निश्चित करने को प्रभावित करने वाला तत्व मूल्य निर्धारण का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है। देखिए, हर फर्म का जो उद्देश्य होता है मूल्य निर्धारण करने का, वह होता है अधिकतम लाभ कमाना। हर फर्म चाहती है कि वह अधिक से अधिक लाभ कमाए और यह तभी हो सकता है जब वह अधिक मूल्य अपने उत्पाद का निश्चित करे। जब एक फर्म द्वारा अधिक मूल्य निश्चित कर दिया जाता है किसी उत्पाद का, तो वह जल्दी ही लाभ कमा लेती है। अल्प अवधि में अधिक लाभ उत्पादों का अधिकतम मूल्य लेने से प्राप्त होगा और बहुत कम अवधि में ही आप अधिक लाभ कमाना चाहते हैं, तो यह तभी संभव है जब आप अपने उत्पादों का अधिक मूल्य वसूलें। अधिक मूल्य रखकर ही आप अधिक लाभ कमा सकते हैं। लेकिन दीर्घ अवधि में अधिकतम कुल लाभ प्राप्त करने के लिए यह प्रति इकाई कम मूल्य रखेगी। लेकिन आपको बाजार में टिकना है और दीर्घ काल तक आपको लाभ कमाना है, तो यह तभी संभव है जब आप सही मूल्य निर्धारित करें। सही मूल्य निर्धारित करके ही आप लगातार लंबे समय तक लाभ अर्जित कर सकते हैं। यदि आपने अधिक मूल्य निर्धारित कर लिया तो हो सकता है आप एक साथ लाभ प्राप्त कर लें, लेकिन दीर्घ काल तक आपको लाभ प्राप्त करना है तो आपको उचित मूल्य निर्धारण करना होगा। आपको कम मूल्य रखते हुए ही लाभ प्राप्त करना होगा, जिससे कि यह बाजार को बड़े भाग पर कब्जा कर सके तथा बढ़ी हुई बिक्री द्वारा अधिक लाभ कमा सके। देखिए, कम मूल्य होगा तो बाजार के बहुत बड़े भाग पर आपके उत्पाद का कब्जा हो जाएगा। अधिक लोग आपके उत्पाद को क्रय करेंगे, इससे आपकी बिक्री बढ़ेगी और जैसे जैसे बिक्री बढ़ती है वैसे वैसे लाभ भी आपका बढ़ता चला जाता है। तो एक फर्म अधिक लाभ दीर्घ काल तक कमाने के लिए अपने वस्तुओं का मूल्य कम निर्धारित करती है, जिससे उसकी लागत तो वसूल हो जाए, लेकिन वह एक साथ पूरा लाभ एकत्र नहीं करती, क्योंकि उसे दीर्घ काल तक टिके रहना है। कीमत निर्धारण के अन्य उद्देश्य निम्न हो सकते हैं। फर्म बाजार में भागीदारी में अग्रणी रहने के लिए अपने उत्पादों के मूल्य को नीचे स्तर पर रखती है। देखिए, बाजार के अंदर भागीदारी में अग्रणी रहने में, यानी बाजार में उसके उत्पाद अधिक मात्रा में बिके, इसके लिए भी कम मूल्य निर्धारित कर सकती है एक फर्म। खैर, प्रतियोगी बाजार में टिके रहने के लिए फर्म अपने उत्पादों पर छूट दे सकती है अथवा परिवर्तन योजना चला सकती है, जिससे कि वह अपने संग्रहित माल को निकाल सके। देखिए, संग्रहित माल को निकालने के लिए और प्रतियोगिता में टिकने के लिए भी एक फर्म अपने उत्पादों का कम मूल्य निर्धारित कर सकती है, छूट भी दे सकती है, प्रवर्तन योजनाएं भी चला सकती है। उत्पाद गुणवत्ता में अग्रिम स्थान पाने के लिए अनुसंधान एवं विकास पर किए गए उच्च व्यय को पूरा करने के लिए ऊंचे मूल्य पर माल बेचा जा सकता है। यदि उत्पाद गुणवत्ता बनी है, उत्पाद में अच्छी गुणवत्ता आपने स्थापित कर रखी है, उसके लिए लगातार अनुसंधान के काम किए जा रहे हैं, विकास के काम किए जा रहे हैं, तो आप अपने उत्पाद का अधिक मूल्य भी वसूल कर सकते हैं। देखिए, विभिन्न प्रकार के उत्पाद बाजार में आते हैं, उनमें नई नई नवीनता आती रहती है, तो जो नवीनता वाले उत्पाद होते हैं उनका मूल्य अधिक होता है, उनका अधिक मूल्य वसूला जाता है फर्म द्वारा। विपणन की पद्धतियां, देखिए, यह भी मूल्य को प्रभावित करने का कार्य करती है। मूल्य निर्धारण प्रक्रिया पर विपणन के अन्य घटक जैसे वितरण प्रणाली, विक्रयकर्ताओं की गुणवत्ता, विज्ञापन की गुणवत्ता एवं कितना विज्ञापन किया गया है, विक्रय संवर्धन के कार्य, पैकेजिंग किस प्रकार की है, उत्पाद की अन्य उत्पादों से भिन्नता, उधार की सुविधा एवं ग्राहक सेवा का भी प्रभाव पड़ता है। ये अन्य चीजें भी उसको प्रभावित करती है उस वस्तु के मूल्य का निर्धारण करने में। देखिए, यदि विज्ञापन बहुत अधिक किया जा रहा है तो लागत बढ़ेगी, तो मूल्य भी अधिक निर्धारित करना होगा। देखिए, विक्रयकर्ताओं की गुणवत्ता कम है जिससे बिक्री कम हो रही है, तो यह भी मूल्य को प्रभावित करेगी। आप मूल्य कैसा भी निर्धारित कर दें, यदि ज्यादा मूल्य निर्धारित कर दिया और विक्रयकर्ता अकुशल है तो आपका सामान नहीं बिकेगा, नुकसान होगा, और मूल्य कम है तभी आपका विक्रय हो सकेगा। साथ ही साथ विक्रय संवर्धन के कार्य कैसे किए जा रहे हैं, पैकेजिंग कैसी की जा रही है, यह सभी बातें आपके मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने का कार्य करती है। भौतिक वितरण,
अगला आता है भौतिक वितरण। देखिए, इसको विपणन मिश्र के अंतर्गत हमने स्थान के नाम से पढ़ा था। वहां पे हमने देखा था कि जिस स्थान पर उपभोक्ता होता है वहां तक उत्पाद को पहुंचाया कैसे जाए। यानी जो उत्पादन स्थल होता है, जो उत्पादन स्थल है वहां से जो उत्पाद है वह एक ग्राहक तक पहुंचाना, उसके निकटतम स्थान तक उस उत्पाद को पहुंचाना, तो यह आता है भौतिक वितरण में। इसके लिए एक उत्पादक सीधे कस्टमर से संपर्क कर सकता है, वह बीच में कुछ मध्यस्थों को भी रख सकता है, वह अपने उत्पाद को अपने उत्पादन स्थल से उपभोक्ता तक ले जाने के बीच में कई मध्यस्थ भी नियुक्त कर सकता है। तो ये जो होता है यह होता है भौतिक वितरण के अंतर्गत। विपणन मिश्र का चौथा महत्वपूर्ण घटक वस्तु एवं सेवा का वितरण है। आप वस्तुओं और सेवाओं का वितरण किस प्रकार कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण घटक होता है। वस्तुओं के उत्पाद पैकेज किए जाने, ब्रांड किए जाने, मूल्य निर्धारण एवं प्रवर्तन के पश्चात इनको सही स्थान पर, सही मात्रा में, सही समय पर ग्राहक को उपलब्ध कराना आवश्यक होता है। ग्राहक को आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति सही समय पर कर दी जाए, जहां पर उसे आवश्यकता है उसी स्थान पर उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर दी जाए, सही मूल्य पर उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर दी जाए। तो यह महत्वपूर्ण होता है उत्पादों की बिक्री को सुनिश्चित करने के लिए, और यही भौतिक वितरण में आता है। यदि मांगने पर उत्पाद उपलब्ध नहीं है तो वह इसकी समानता वाला दूसरा उत्पाद खरीदेगा। मैं बाजार जाता हूं और मैं किसी कंपनी की चाय डिमांड करता हूं कि मुझे इस कंपनी की चाय चाहिए। अगर वह चाय उपलब्ध नहीं है तो ऐसा तो नहीं है कि उस चाय का इंतजार मैं करूंगा, मैं क्या करूंगा, दूसरी कंपनी की जो चाय है वह खरीद लूंगा। अगर एक कंपनी की चाय नहीं मिल रही है तो मैं दूसरी कंपनी की चाय खरीद लूंगा। इस प्रकार उपभोक्ता यदि एक वस्तु नहीं मिल रही है तो वह उसी प्रकार की समान दूसरी वस्तु खरीद लेता है। इससे माल की बिक्री कम होगी क्योंकि वस्तुएं उस स्थान पर उपलब्ध नहीं थी। यह विपणनकर्ताओं का दायित्व है कि वस्तुओं को उस स्थान पर उपलब्ध कराया जाए जहां ग्राहक उन्हें खरीदना चाहता है। जहां ग्राहक उन्हें खरीदना चाहता है उस स्थान पर वह वस्तु उपलब्ध कराई जाए। मान लीजिए मैं खरीदने गया बाजार में चाय, और ये जो चाय वो विक्रेता है वो कहता है कि यहां से 10 किलोमीटर दूर पर एक दुकान है, वहां पर आपको यह चाय मिलेगी। अब एक बात बताइए, मैं चाय खरीदने के लिए 10 किलोमीटर दूर क्यों जाऊं, जब मुझे समान उसी तरीके की दूसरी चाय वहीं पर उपलब्ध हो जाती है, तो मैं 10 किलोमीटर दूर जाकर वही चाय क्यों खरीदूंगा। तो ये जो उसी स्थान पर उपलब्ध हो जाए, यह सुनिश्चित करने का कार्य किसका होता है, विपणनकर्ताओं का होता है। विपणनकर्ता को चाहिए कि जहां पर उपभोक्ता है, जहां पर ग्राहक है, वहीं उसके निकटतम स्थान तक उत्पाद पहुंचाया जाए और उसे वहीं पर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। वस्तुओं को उनके उत्पादन के स्थल से वितरण स्थल तक पहुंचाना भौतिक वितरण कहलाता है, जो कि विपणन मिश्र का एक महत्वपूर्ण तत्व है। भौतिक वितरण में सम्मिलित महत्वपूर्ण क्रियाएं परिवहन, भंडारण, माल का रखरखाव एवं स्कंद नियंत्रण में ये क्रियाएं भौतिक वितरण के प्रमुख घटक हैं। देखिए, भौतिक वितरण के जो महत्वपूर्ण घटक हैं उनके अंतर्गत आता है परिवहन, यानी उत्पादन स्थल से, जो उत्पादन स्थल है यहां से ये ग्राहक है, इसके समीप जो दुकान है वहां तक पहुंचाना, किस तरीके से वहां तक ये पहुंचाई जाएगी, तो जो ये परिवहन है वह भी इसके अंतर्गत आता है। साथ ही भंडारण का कार्य, जो कि चाहे उत्पादक द्वारा किया जाए, थोक विक्रेता द्वारा किया जाए, चाहे फुटकर विक्रेता द्वारा किया जाए, यह भंडारण का कार्य भी महत्वपूर्ण होता है। माल का रखरखाव करना यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ ही स्टॉक बनाए रखना, ताकि जब भी मांग क्रिएट हो, जब भी वस्तु की मांग हो, उसी समय उस वस्तु की पूर्ति कर दी जाए। तो ये महत्वपूर्ण घटक होते हैं भौतिक वितरण के। भौतिक वितरण के घटक, पहला है आदेश की प्रक्रिया। देखिए, पहला होता है आदेश की प्रक्रिया। आदेश कौन देता है, आदेश देता है ग्राहक। ग्राहक से आदेश उत्पादक तक पहुंचता है। उत्पाद का प्रवाह वितरण के विभिन्न माध्यमों से ग्राहक की ओर होता है। जो उत्पाद है वह तो उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ आता है,
कहाँ आता है? उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ आता है उत्पाद। जबकि जो आदेश है वह किधर से जाता है? एक उपभोक्ता से उत्पादक की तरफ जाता है। यहां पर यह उत्पाद किधर आ रहा है? ग्राहक तक आ रहा है। जबकि आदेश इसके विपरीत दिशा में चलता है, अर्थात ग्राहक से निर्माता की ओर। एक अच्छी वितरण प्रणाली वह है जिसमें आदेश की पूर्ति सटीक एवं शीघ्र होती है। इस ग्राहक ने आदेश दिया कि मुझे 10 किलो चीनी चाहिए। यह आदेश फुटकर विक्रेता, थोक विक्रेता के माध्यम से आगे तक चला जाता है, लेकिन फुटकर विक्रेता इसकी जो आदेश की पालना है वह तुरंत कर देता है। थोक विक्रेता से लेकर करे या अपने पास स्टॉक है तो वह वहां से तुरंत इसकी आवश्यकता की पूर्ति कर देता है और फिर उस वस्तु को क्रय करने का आदेश आगे दे देता है। अन्यथा व्यवसाय को हानि होगी तथा ख्याति की क्षति होगी। देखिए, यदि पूर्ति सही समय पर नहीं की गई, आदेश को सही समय पर पूरा नहीं किया गया, तो इससे व्यवसाय की ख्याति खराब होती है। मैं आज एक कार लेने के लिए गया और मैंने थार गाड़ी मांगी। वहीं पर कंपनी का जो प्रतिनिधि है वह कहता है कि यह तो 2 साल बाद मिलेगी। 2 साल तक मैं गाड़ी का इंतजार थोड़ी करूंगा, मैं दूसरी गाड़ी खरीदूंगा। लेकिन यदि उसने मेरे मांगते ही महिंद्रा थार गाड़ी तुरंत उपलब्ध करा दी तो क्या होगा? इससे कंपनी की साख भी बढ़ेगी, मेरी आवश्यकता की पूर्ति भी हुई, मेरा आदेश भी पूरा हो गया है और मेरी आवश्यकता भी पूरी हो गई है। मुझे जो गाड़ी चाहिए थी वह मैंने खरीद ली है। साथ ही इससे व्यवसाय को हानि भी नहीं होगी। क्यों? यदि मुझे नहीं मिलती तो मैं बाहर जाकर 4 आदमियों को भी ये कहता कि भैया ये गाड़ी उपलब्ध नहीं है। हो सकता है वे अन्य गाड़ी लेने आ रहे होते, लेकिन वे नहीं आते अब। तो इससे ख्याति भी जाती है और इससे व्यवसाय को हानि भी होती है। तो देखिए, यदि समय पर वस्तु उपलब्ध हो जाती है तो उस कंपनी की ख्याति भी बढ़ती है। लोग एक दूसरे को उसके बारे में बताते हैं, यह कंपनी बहुत अच्छी है, यह समय पर उत्पाद उपलब्ध करा देती है। परिवहन। परिवहन वस्तु एवं कच्चे माल को उत्पादन बिंदु से बिक्री स्थल तक ले जाने का माध्यम है। देखिए, वस्तुओं का उत्पादन किसी अन्य स्थान पे हो रहा है और उसके ग्राहक किसी अन्य स्थान पर हैं। तो जो उत्पादन स्थल है वहां से उपभोक्ता तक वस्तुओं को पहुंचाने का कार्य परिवहन के माध्यम से किया जाता है। जैसे असम में चाय का उत्पादन किया जाता है और असम से देश के अलग अलग कोने में, विदेश के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं तक, ग्राहक तक उसे पहुंचाने का कार्य परिवहन के माध्यम से होता है। वस्तुओं के भौतिक रूप से उपलब्ध कराए बिना बिक्री कार्य संपूर्ण नहीं हो सकता। जब तक वस्तुओं को भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं कराया जाता तब तक उसकी बिक्री संभव नहीं होती। उसकी बिक्री तभी होगी जब वह ग्राहक के आसपास के क्षेत्र की दुकान में उपलब्ध होगा। तीसरा है भंडारण। यह भी महत्वपूर्ण घटक होता है। भंडारण वस्तुओं को संग्रहण एवं वर्गों में विभक्त करने का कार्य है जिससे समय उपयोगिता का सृजन होता है। देखिए, भंडारण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने परिवहन करके सामान पहुंचाने का कार्य तो कर दिया, लेकिन सही समय पर वहां पर आवश्यकता के अनुसार सामान उपलब्ध नहीं है। मान लीजिए इसने 100 किलो किसी वस्तु की डिमांड की, ग्राहक द्वारा किसी वस्तु की 100 केजी की मात्रा डिमांड की गई है, लेकिन जो दुकान है वहां पर वह उपलब्ध नहीं है क्योंकि उसने भंडार करके इतनी मात्रा नहीं रख रखी थी। आसपास की दूसरी दुकानों पर भी यह उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा? वह व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाएगा, उसे नहीं खरीद पाएगा। तो ये जो भंडारण सुविधा है वह भी होनी चाहिए। यानी जो विक्रेता है, चाहे फुटकर विक्रेता, चाहे थोक विक्रेता या उत्पादक, इन्हें भंडार करके वस्तुओं को रखना चाहिए ताकि आवश्यकता की पूर्ति आसानी से की जा सके। वस्तुओं को उचित स्थान पर रखना एवं उनके संग्रहण की व्यवस्था करना है। वस्तु के उत्पादन के समय और उसके उपभोग के समय में अंतर हो सकता है। देखिए, उत्पादन के समय में और उपभोग के समय में अंतर होता है। यह नहीं है कि आज हमने उत्पादन का कार्य कर लिया है, आज हमने मान लीजिए 1 तारीख को उत्पादन हो गया है और उसी समय वह वस्तु बिक गई है। ऐसा नहीं होता है।
जो वस्तु के बिकने का समय है वह कुछ भी हो सकता है। एक वस्तु को जो 1 तारीख को निर्मित हो रही है उसको बिकने में 1 माह का समय भी लग सकता है, 10 माह का समय भी लग सकता है और 1 वर्ष का समय भी लग सकता है। तो इस अवधि के दौरान उस वस्तु को संग्रहित करके रखना होता है, इसलिए भंडारण की आवश्यकता होती है। ग्राहकों के आसपास विभिन्न स्थानों पर अधिक भंडार गृह होंगे तो माल पहुंचाने में उतना ही कम समय लगेगा। देखिए, कई वस्तुएं ऐसी होती है जो उत्पादक अपने पास ही संग्रहित करके रखता है, लेकिन इससे जो ग्राहक है उसको समय पर आपूर्ति नहीं की जा सकती। तो जो आपूर्ति के लिए भंडार गृह हैं वे ऐसे स्थानों पर होने चाहिए जहां पर ग्राहक अधिक संख्या में है, यानी ग्राहकों के आसपास ही अलग अलग स्थानों पर ये भंडार गृह होने चाहिए। लेकिन भंडार की उतनी ही लागत बढ़ जाएगी और भंडार गृह यदि कम संख्या में होंगे तो इसके विपरीत होगा। देखिए, यदि भंडार गृह बहुत अधिक मात्रा में खोल दिए गए, जगह जगह भंडार गृह खोल दिए गए, तो इससे क्या होगा, हमारी लागत बढ़ जाती है। इससे क्या होगा, हमारी लागत बढ़ जाएगी और इससे वस्तु का मूल्य भी हमें बढ़ाना होगा। लेकिन यदि भंडार गृह कम है तो लागत तो कम होगी लेकिन हम समय पर आपूर्ति नहीं कर पाएंगे। जिन उत्पादों के लंबी अवधि के लिए संग्रह की आवश्यकता है, जैसे कृषि उत्पाद, उनके लिए भंडार गृह उत्पादन स्थल के समीप ही स्थित होते हैं। इससे वस्तुओं के परिवहन की लागत कम आती है। देखिए, जिन उत्पादों को लंबे समय तक हमें संग्रहित करके रखना होता है, इनमें कृषि उत्पाद प्रमुख होते हैं। उन्हें उत्पादन स्थल के आसपास ही हम संग्रहित करके रखते हैं। किसान अपने गेहूं की उपज को अपने पास ही संग्रहित करके रखता है और सही समय आने पर उसको बेचने का कार्य करता है। इससे परिवहन की लागत बच जाती है। उत्पाद भारी हो तथा जिन्हें ढोना कठिन हो, जैसे मशीनें, मोटर वाहन आदि, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं जैसे बेकरी का सामान, मांस, सब्जियों को बाजार के समीप के केंद्रों पर रखा जाता है। देखिए, जो भारी उत्पाद होते हैं, साथ ही साथ जिन्हें ढोना कठिन होता है और जो जल्दी खराब हो जाते हैं, ऐसे उत्पादों को बाजार के आसपास ही रखा जाता है ताकि आसानी से उनकी बिक्री हो सके। संग्रहित माल पर नियंत्रण। देखिए, संग्रहित माल पर नियंत्रण के लिए भी ये भौतिक वितरण महत्वपूर्ण हो जाता है। भंडारण संबंधित निर्णय से स्टॉक में रखे माल के संबंध में निर्णय भी जुड़ा होता है, जो कई निर्माताओं की सफलता की कुंजी है। स्टॉक में रखे माल के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय इस संबंध में लेना है कि इसका स्तर क्या हो, कि भाई स्टॉक में कितना माल रखना है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है भंडारण के लिए। एक विपणनकर्ता को यह तय करना होता है कि वह कितनी मात्रा में सामान का स्टॉक करके अपने पास रखे, कितना उसके लिए लाभदायक रहेगा, और यह भौतिक वितरण का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। जितनी अधिक मात्रा स्टॉक में रखे माल की होगी उतनी ही अच्छी सेवा ग्राहक प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन माल को स्टॉक में रखने की लागत एवं ग्राहक सेवा में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। देखिए, माल को यदि अधिक मात्रा में स्टॉक में रख लिया जाता है तो आप सुविधा आसानी से प्रदान कर सकते हैं, ग्राहक को आसानी से मांग उत्पन्न होने पर आसानी से उसकी मांग की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन इसमें लागत बढ़ती चली जाती है जिससे मूल्य भी प्रभावित होता है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने मूल्य निर्धारण के बारे में पढ़ा, साथ ही भौतिक वितरण के बारे में जाना। देखिए, किसी भी उत्पाद का मूल्य निर्धारण करना बहुत महत्वपूर्ण तत्व होता है। यदि सही तरीके से उत्पाद का मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है तो ग्राहक अधिक से अधिक मात्रा में उस वस्तु को क्रय करने के लिए अग्रसर होते हैं। साथ ही यदि उनका वितरण भी सही तरीके से किया जाता है, आवश्यकता पर, मांग उत्पन्न होने पर, सही समय पर, सही स्थान पर वस्तु यदि उपलब्ध करा दी जाती है तो उस वस्तु की बिक्री आसानी से हो जाती है। तो ये जो बिंदु थे, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु थे विपणन मिश्र के, जिनके बारे में आज हमने अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।